अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत अहम है और अपनी लिहाज से बड़ा मुनफरिद भी है, इसलिए कि इसके ऊपर बहुत कम बातचीत की गई है। इम्यून थेरेपी, डिसेंसिटाइजेशन, एलर्जी का इलाज बजरिया इंजेक्शन। आप में से किसी न किसी ने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि इस्लामाबाद में एक इदारा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जहाँ पे एलर्जी के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं और उससे मरीज़ ठीक हो जाता है। इस इंजेक्शन के ट्रीटमेंट का नाम जो है मेडिकल ज़ुबान के अंदर डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं या इसको इम्यून थेरेपी कहते हैं। तो आज के हम इस फेसबुक लाइव के अंदर कवर करेंगे कि डिसेंसिटाइजेशन या इम्यून थेरेपी असल में है क्या, ये किस तरीके से काम करती है, इम्यून थेरेपी के ज़रिए कौन कौन सी बीमारियों का इलाज मुमकिन है, कौन कौन मरीज़ ऐसे हैं जिनको ये डिसेंसिटाइजेशन का इलाज नहीं कराना चाहिए, और अगर किसी ने इसका ट्रीटमेंट कराना है तो इसका दौरानिया कितना है, इफ़ेक्ट फ़ायदा कितने दिनों बाद नज़र आता है, और अगर ये दवाई या डिसेंसिटाइजेशन का जो इलाज है बंद कर दें तो क्या इसके फ़वाइद या इससे हासिल होने वाला फ़ायदा भी साथ ही ख़त्म हो जाता है, या इसके बाद भी ये इसका असर रहता है। फिर डिसेंसिटाइजेशन का जो प्रोसेस है ये बीमारी को कंट्रोल करता है या जड़ से ख़त्म कर देता है। फिर डिसेंसिटाइजेशन का जो अमल है ये इंजेक्शन के ज़रिए तो मुमकिन है, क्या इंजेक्शन के अलावा भी और तरीके हैं कि जिसके ज़रिए इम्यून ट्रीटमेंट किया जा सकता है। फिर ये डिसेंसिटाइजेशन या इम्यून ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन, जो हम वैक्सीन लगाते हैं किसी बीमारी के खिलाफ, आया कि ये दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग प्रोसेस है। तो आज के इस सेशन में हम इन चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इस दौरान आप या आपकी फैमिली में किसी को पहले से एलर्जी का प्रॉब्लम हो, किसी को जिल्द की एलर्जी हो, आंखों की एलर्जी हो, नज़ला या नाक की एलर्जी हो, गर्स की किसी भी तरह की एलर्जी हो, और आप भी ये डिसेंसिटाइजेशन या इंजेक्शन इलाज के बारे में पहले से जानते हो, तो अपनी कमेंट से आगाह कीजिएगा। हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। डिसेंसिटाइजेशन असल में है क्या, इसके बारे में बात करने से पहले ज़रूरी है कि एलर्जी है क्या। मैं आपको ये बताता हूँ कि एलर्जी क्या है, और जो एलर्जी का बायस बनते हैं वो चीज़ें जब हमारे जिस्म में पहुँचती हैं तो असल में होता क्या है, और फिर ये किस तरीके से उसके ऊपर असरअंदाज होता है और बंदे को, मरीज़ को ठीक करता है। याद रखें, यहाँ पे मैं आपको जो मिसाल दूंगा वो दूंगा पॉलन की मिसाल। पॉलन एक ऐसी चीज़ है, जब फूल खिलते हैं तो फूल के ऊपर छोटे छोटे नन्हे जर्द दाने जो होते हैं, जो जर्द कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, छोटे 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 जर्रे जो होते हैं ना, वो फूलों पे लगते हैं। या अगर ग्रीन सबज रंग की घास की बात करें तो घास के ऊपर भी छोटे से फूल आते हैं जिसके अंदर से छोटे 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 जर्रे निकलते हैं। या इसी तरह हम जब गंदम की कटाई होती है तो गंदम के भूसे से छोटे छोटे जो जर्रात निकलते हैं, दाने निकलते हैं, जो डस्ट निकलती है, ये वो चीज़ें हैं जो आम कॉमनली हवा में मौजूद एलर्जेंस हैं। जब भी जनवरी के बाद फरवरी और मार्च का महीना आता है तो उस दौरान इस्लामाबाद के शहर में ख़ास तौर पे और बाकी शहरों में आम तौर पे लोगों को आंखों के अंदर एलर्जी शुरू हो जाती है, पानी बहना शुरू हो जाता है, या नज़ला, जुकाम, नाक बहना शुरू हो जाता है। तो ये वाले जो एलर्जेंस हैं, पॉलन्स हैं, जब हमारे जिस्म में पहुंचते हैं तो जिस्म में जाके लगने के बाद लगते हैं तो इनके लगने के साथ जिस्म के अंदर एक ख़ास रद्द-ए-अमल पैदा होता है। उस रद्द-ए-अमल की वजह से, उस रद्द-ए-अमल के बाद जिस्म के अंदर एलर्जी के असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो असल में जो एलर्जी है ये आप आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें कि एक आदमी है या एक बच्चा है, वो बैठा हुआ है और उसके ऊपर आके अगर मक्खी बैठती है और बार बार बैठती है तो बच्चे को गुस्सा आ जाएगा। या एक बच्चा बैठा हुआ है और उसको जाके हम जो है ना वो छेड़ते हैं तो उसको गुस्सा आ जाता है। या इसको और सिंपल कर लें कि एक जगह पे जो है ना वो शहद की मक्खी बैठी हुई है या बिड़ बैठी हुई है और हम जाके उसको छेड़ते हैं। जब जाके उसको छेड़ेंगे तो वो आगे से डंक मारेगी, आगे से हमें जो है ना वो तंग करेगी। या इसको और आसान लफ्ज़ों में कर लें, बल्कि मैं इससे पहले ये सोच रहा था कि ये डिसेंसिटाइजेशन का जो अमल है मैं आपको कैसे कॉमन आम जिंदगी से मिसाल से समझाऊं। तो अभी गुफ्तगू के दौरान ही मेरा जहन जो है ना वो खुला है और एक और मिसाल मेरे सामने आ गई है।
आपने अक्सर देखा होगा कि जो डॉग है, कुत्ता जो होता है, जो गली मोहल्ले में मौजूद होता है, वो अगर कोई अनजान बंदा उसके पास जाता है तो ये उसको काट सकता है या उसको डराता है या आपको घूरी डालता है या उसके ऊपर भौंकता है। अब अनजान बंदे का उसके कुत्ते के सामने जाना और कुत्ते का आगे में रिएक्शन के तौर पे जो है ना वो भूंकना या काटने के लिए दौड़ना, ये उसका गुस्से का इजहार है। अब अगर वही शख्स जो अनजान बंदा है लेकिन वो कुत्ते के पास जाने से पहले उसको कुछ खाने की चीज़ डाल दे, उसे रोटी डाल दे, खाने के लिए गोश्त का टुकड़ा डाल दे, तो वही डॉग या कुत्ता जो उसके लिए पहले से अनजान था और उस पर गुस्सा करने को तैयार बैठा हुआ था, जब उसे खाना देगा तो वो कुत्ता उसका दोस्त बन जाएगा। और जब वो दोस्त बन जाएगा तो फिर ये शख्स उसके करीब जा सकता है, करीब जाके उसे के जिस्म पे हाथ फेरे, उसे उल्टा करे, सीधा करे, तो डॉग माइंड नहीं करेगा, बुरा नहीं बनाएगा, गुस्सा नहीं करेगा। तो जिस तरह ये पॉलन के ज़रात हमारे जब जिस्म में पहुंचते हैं तो हमारे जिस्म के लिए ये अनजान होते हैं, अननोन, अनोखे, बाहर से आए हुए अजनबी ज़रात होते हैं। तो हमारी जो जिस्म है ये फिर इसके खिलाफ गुस्से का इजहार करता है। जो गम गुस्से का इजहार जो हमारा जिस्म करता है, वो अलामात फिर छींकों की शक्ल में, अगर नाक की एलर्जी है, जल्द की एलर्जी है तो खारिश की शक्ल में, और लाल लाल निशान जो बनते हैं उसकी शक्ल में, और अगर आंखों में ये जर्रे लगे तो आंखों में चुभन और पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो ये हमारी असल में जो एलर्जी का प्रोसेस है, ये हमारे जिस्म का गुस्से का इजहार है उन एलर्जेंस के मुखालिफ जो हमारे जिस्म में बाहर से आते हैं, अजनबी के तौर पे आते हैं। डिसेंसिटाइजेशन का जो अमल है, ये बिल्कुल जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी है कि एक कुत्ता है और एक बंदा है जो उसके लिए अनजान है, लेकिन वो उसको थोड़ा सा खाना खिला दे, उसके साथ थोड़ा सा प्यार कर ले तो वो उसके साथ दोस्त बन जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह जो डिसेंसिटाइजेशन का अमल है, इम्यून थेरेपी का जो अमल है, उसके दौरान ये होता है कि हम वही वाला एलर्जन या वो जो पॉलन है जो किसी शख्स के अंदर बीमारी के असरात पैदा करता है, वो इंतहाई मुनासिब मिकदार के अंदर उस शख्स के जिस्म के अंदर जिल्द में इंजेक्शन के ज़रिए दे देते हैं, जिसके ज़रिए जब वो थोड़ी मिकदार में जिस्म में जाता है तो हमारा जो जिस्म है वो उसको देखता है और ये कहता है यार ये है तो बाहर से आया, लेकिन थोड़ी सी मिकदार है, चलो यार इसका क्या गुस्सा करना। तो जो डिसेंसिटाइजेशन का जो इंजेक्शन का अमल है, ये 3 से 4 साल तक जारी रहता है। और पहले दिन बिल्कुल हल्की सी दवाई दी जाती है, फिर अगले टीके में थोड़ी और, थोड़ी और, थोड़ी और, थोड़ी और, थोड़ी और करते 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 एक वक्त आता है कि एलर्जन की मिकदार इंजेक्शन के अंदर इतनी होती है जितनी हवा में मौजूद एलर्जन की मिकदार होती है। तो उस वक्त पे इंसान का जिस्म कुव्वत बर्दाश्त अपने अंदर पैदा कर लेता है, और ये अगर एलर्जन हमारे जिस्म के अंदर भी दाखिल हो तो बॉडी उसके खिलाफ गुस्से का इजहार नहीं करती और एलर्जी वाले मसाइल पैदा नहीं होते। तो ये था आसान लफ्ज़ों में एक खुलासा कि डिसेंसिटाइजेशन जो अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब भी ये है, अगर इसको मैं अलग करूं, डी अलहदा और सेंसिटिव हसास अलहदा, तो किसी भी चीज़ का अगर हमारे जिस्म में आती है और हसासियत पैदा हो जाती है तो वो हसासियत अगर ख़त्म कर दी जाए तो उसको डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं, या आसान उर्दू में बेहिसी भी कह देते हैं। अगर कोई जैसे कोई खुशी का मौका हो तो इंसान के अंदर खुशी के जज्बात आ जाएं, दुख का मौका हो तो वो गमगीन हो जाए, तो ये उसके हसास होने की अलामत है। और अगर खुशी के मौके पे भी इंसान जो है ना बिल्कुल ना बदले, गमी के मौके पे ना बदले, तो फिर कहते हैं ये बेहिस हो गया है। तो असल में डिसेंसिटाइजेशन जो है अंग्रेजी में और उर्दू में इसको बेहिसी या बर्दाश्त का नाम दे सकते हैं, कि जिस तरीके से जरासीम या पॉलन हमारे जिस्म में जाता है और एलर्जी पैदा करता है, तो वही पॉलन या वही जरासीम थोड़ी सी मिकदार में, ख़ास मिकदार में, ख़ास वक़्त में, साल साल जब इंजेक्शन लगते रहते हैं तो फिर एलर्जी जिस्म के अंदर जो है ना वो ख़त्म होती चली जाती है, और फिर वही वाला पॉलन या और जितने भी एलर्जी के ज़रिए हैं वो इंसान के अंदर एलर्जी की अलामात पैदा नहीं कर पाते। तो ये था डिसेंसिटाइजेशन का मुख्तसर सा तारुफ। अब अगला सवाल ये है कि डिसेंसिटाइजेशन और वैक्सीनेशन क्या एक ही बात है या मुख्तलिफ है? तो आप सबके लिए मैं मुख्तसर यही कहना चाहूँगा कि डिसेंसिटाइजेशन या इम्यूनोथेरेपी और वैक्सीनेशन तकरीबन मिलते जुलते ही अमल हैं। ये तकरीबन मिलती जुलती बुनियादों पे काम करते हैं और मिलती जुलती नताइज पैदा करते हैं, और उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि वैक्सीनेशन के अंदर उस ख़ास बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है,
और वो जरासीम इंसान में बीमारी पैदा नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह जब डिसेंसिटाइजेशन या इम्यून थेरेपी का अमल होता है, वैक्सीनेशन, जब एलर्जी की ट्रीटमेंट किया जाता है बजरिया इंजेक्शन, तो उसके नतीजे में इंसानी जिस्म के अंदर ऐसी तब्दीली आती है कि वो एलर्जन या पॉलन या एलर्जी की चीज़ जिस्म में जाए तो एलर्जी के अलामात ज़ाहिर नहीं होती, बीमारी कंट्रोल में आ जाती है। तो असल में वैक्सीनेशन और इम्यून थेरेपी, डिसेंसिटाइजेशन ऑलमोस्ट तकरीबन एक जैसी चीज़ें हैं। फिर आगे ये सवाल पैदा होता है कि इम्यून ट्रीटमेंट जो है वो किस किस बीमारी का इलाज कर सकता है, कौन कौन सी एलर्जी इसके ज़रिए ठीक हो सकती है और कौन कौन सी एलर्जी ठीक नहीं हो सकती। तो याद रखिए, जिन किसी को आंखों की एलर्जी हो कि आंखें रेड हो जाती हैं, खारिश होती है, पानी निकलता है, ये वाली एलर्जी इम्यून ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती है। फिर जिन लोगों को नाक की एलर्जी हो, नाक बहता हो, गले में केरा गिरता हो, उनके अंदर भी नेजल एलर्जीज हो, तो वो इस बीमारी के साथ रिकवर कर जाते हैं। तीसरा, वो लोग जिनकी जिल्द के ऊपर खारिश होती है और लाल लाल निशान पड़ जाते हैं, उनके अंदर भी एलर्जी के ट्रीटमेंट से स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। आखिरी एक और कंडीशन जिसके बारे में प्लस माइनस राय है वो है दमा, कि अगर किसी को एलर्जी वाला दमा है तो आया कि वो भी इस इंजेक्शन ट्रीटमेंट से बेहतर होता है या नहीं होता। तो इसके बारे में मुख्तलिफ दो राय हैं, जिस पे मैं इस राय का हामिल हूँ कि जब किसी शख्स को एस्थमा भी हो जाए तो उसे एलर्जी का ट्रीटमेंट जो है इंजेक्शन वाला, वो फिर लगवाना उसके लिए मुफीद नहीं होता, उससे उसकी बीमारी के बढ़ने का डर होता है। तो एस्थमा के मरीज जो होते हैं उनके अंदर डिसेंसिटाइजेशन या इम्यून ट्रीटमेंट जो है वो कराने का फ़ायदा नहीं होता, उन्हें ये ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए। बाकी अद्वियात से ही अपने करीबी डॉक्टर, पल्मोनोलॉजिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट के अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अब आगे बढ़ती हैं अगले स्टेप की तरफ कि ये इम्यून ट्रीटमेंट जब शुरू होता है तो ये कैसे पता चलेगा कि किसी शख्स को अगर एलर्जी है तो वो किस किस चीज़ से है, और फिर जो इंजेक्शन लगने हैं एलर्जी से बचाव के, उस इंजेक्शन के अंदर दवाई कौन कौन सी होती है और कैसी होती है। तो इसके बारे में मैं ये बताता चलूँ कि जब भी किसी शख्स के बारे में ये फैसला कर लेते हैं कि उसने इंजेक्शन के ज़रिए एलर्जी का इलाज कराना है, तो पहले उसकी जिल्द के ऊपर जो है ना कोई 14-15 किस्म की एलर्जी के छोटे छोटे टेस्ट किए जाते हैं। जिन जिन के अंदर निशान आ जाए तो कहा जाता है कि ये शख्स इस चीज़ से एलर्जी खा रहा है और इसकी वजह से इसे प्रॉब्लम आ रहा है। जो एलर्जी की चीज़ें इंसानी जिस्म पे चेक की जाती हैं उसमें पॉलन के बाद डस्ट माइट के अलावा जो माहौल के अंदर जो मौजूद चीज़ें होती है, जैसे जानवरों का फुजला जो होता है, बिल्ली है उसका जो डेंडर है, जो उसका जो फुजला है, या पालतू जानवरों का फुजला जात जो होते हैं वो स्किन के ऊपर ख़ास मिकदार में लगाते हैं, फिर रिएक्शन चेक कर लेते हैं। हवा में मौजूद जो फंगस होती है, मोल्ड, उसको चेक किया जाता है स्किन के ऊपर। तो स्किन टेस्टिंग पहले की जाती है। स्किन टेस्टिंग करके जब ये तयन कर लेते हैं कि 15 में से ये 1, 2, 3, 4 कितनी एलर्जी के साथ जिस्म के अंदर एलर्जी पैदा होती है, तो वो वाले ख़ास जो एलर्जी पैदा करने वाले अज्जा हैं, फिर उनके ख़ास मिकदार से उस मरीज़ के लिए ख़ास इंजेक्शन तैयार होता है। याद रखिए कि जिस तरह वैक्सीन हर मरीज़ के लिए एक जैसी होती है, इम्यून ट्रीटमेंट के अंदर, इम्यूनोथेरेपी, डिसेंसिटाइजेशन के अंदर जो इंजेक्शन ट्रीटमेंट दिया जाता है वो हर शख्स का एक जैसा हरगिज़ नहीं होता, हर शख्स का अलग-अलग है। जिस तरह हर शख्स का जिस्म के कपड़ों का, शर्ट का, कॉलर का, कोट का नाप और होता है, बिल्कुल इसी तरह एलर्जी ट्रीटमेंट के अंदर जो इंजेक्शन तजवीज़ किए जाते हैं वो हर शख्स के जिस्म की एलर्जी की नौइयत के ऐन मुताबिक तैयार किए जाते हैं। ये किसी दूसरे शख्स में इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो एक तो इसका वैसे भी ख्याल रखना है कि जिस किसी को एलर्जी ट्रीटमेंट चल रहा हो उसका इंजेक्शन उसी के लिए है, कोई और इसे इस्तेमाल ना करे। बहरहाल पहले नंबर पे स्किन टेस्टिंग कर ली, फिर उसमें से जो एलर्जन सामने आ गए उन एलर्जी करने वाले अज्जा के ऊपर मुश्तमिल ख़ास किस्म का सोल्यूशन तैयार किया जाता है। फिर वो फैमिली को, मरीज़ को दे देते हैं जी कि आपने ये इस्तेमाल करना है, और ये फिर इंजेक्शन के अंदर ख़ास मिकदार में भर के जो है ना वो जिल्द के अंदर जो है ना, ये बाजू की जिल्द के अंदर जो है ना ये लगाया जाता है ख़ास तरीके से, और फिर ये अमल चलता रहता है। आमतौर पे इसका दौरानिया जो होता है वो 3 से 5 साल तक का होता है, जिसमें से पहला साल ऐसा होता है कि जिसके दौरान रेगुलर इंजेक्शन जो है ना तकरीबन हफ्ते में पहले 2 दफ़ा, फिर हफ्ते में 1 दफ़ा, और फिर इस तरह महीने में 4-4 इंजेक्शन 1 साल तक चलते हैं। जब 1 साल का दौरानिया गुजरने वाला होता है और ये वो टाइम होता है जब मरीज़ के अंदर बीमारी के कम होने के असरात ज़ाहिर होते हैं और एलर्जी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, इस
फेज के अंदर इसको बिल्डअप फेज कहते हैं, कि जिसके अंदर टीकों की जो मिकदार है वो भी ज़्यादा है और उसके अंदर जो सोल्यूशन इस्तेमाल हो रहा है, वो जो एलर्जन की मिकदार है वो भी बतदरीज ज़्यादा हो रही है। जब एक शख्स के अंदर रिस्पॉन्स आ जाता है, बेहतर हो जाता है, तो फिर अगला फेज होता है जिसको मेंटेनेंस फेज कहते हैं। इसमें फिर महीने में एक इंजेक्शन लगता है, फिर अगले 2 साल या 3 साल मरीज की बीमारी की शिद्दत के मुताबिक जो है ना, उनका डॉक्टर फैसला करते हैं, फिर वो 3 साल या 4 साल उसका इलाज चलता रहता है। इस दौरान मरीज की अलामात मुकम्मल तौर पर या काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती हैं, और जब इस मरीज के इलाज ख़त्म करने का वक्त आता है तो फिर इलाज बंद कर दिया जाता है। तो बहुत सारे मरीजों की अक्सरियत जो है वो यही होती है, जिनका इलाज बंद भी करते हैं तो वो कई साल तक बिल्कुल एलर्जी से साफ हो जाते हैं, एलर्जी ख़त्म ही हो जाती है, जिसको कहते हैं क्योर हो जाते हैं। कुछ मरीजों के अंदर ऐसा होता है कि जैसे ही उनका इंजेक्शन ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ, उनके अंदर फिर दोबारा एलर्जी के असरात आना शुरू हो जाते हैं। एक क्वेश्चन ये किया जाता है कि ये जो एलर्जी का ट्रीटमेंट है, डिसेंसिटाइजेशन, ये कितना मौसर है। याद रखिए ये 90 से 95% तक कारगर है, कि जिन मरीजों में किया जाता है उनमें तकरीबन रिस्पॉन्स आता ही आता है। इलाज लंबा है, दौरानिया लंबा है। असल में इस दौरानिए में उतनी देर तक लोग बहुत कम इलाज को जारी रख पाते हैं, वरना जल्दी या थोड़े अरसे में ही मायूस होकर ये रिस्पॉन्स नहीं आ रहा या जो भी वजह होती है वो भी इलाज छोड़ देते हैं, तो इसलिए उनके अंदर वो नताइज नहीं आते, वरना ये 90 से 95% तक कारआमद है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब हम इम्यून ट्रीटमेंट कराना तो चाहते हैं लेकिन सुई से डर लगता है, इंजेक्शन से डर लगता है, तो आप क्या करें। तो साइंसदान मुसलसल रिसर्च कर रहे हैं और अब आके कुछ एलर्जीज ऐसी हैं जिनके लिए ऐसी दवाई तैयार हो गई है कि वो दवाई मुंह के अंदर रखनी है। पीने वाले ड्रॉप्स हैं, कतरे हैं, कि वो मुंह के अंदर जुबान के नीचे रखने हैं, फिर उसको निगल जाना है। तो उसके जरिए इंजेक्शन के बगैर भी एलर्जी का इम्यून ट्रीटमेंट मुमकिन है। इसके लिए जो इस्लामाबाद के एलर्जी सेंटर है वो और मुल्क में चंद और जो एलर्जी सेंटर्स हैं वो मौजूद हैं, जो ओरल ट्रीटमेंट भी तजवीज़ करते हैं और वो ओरल ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया जा सकता है। यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि कौन कौन से एलर्जेंस ऐसे हैं जो पैदा करते हैं एलर्जी के अज़ा। तो याद रखिए 2 तरह के एलर्जेंस हैं। इवन के खुराक के अंदर भी कुछ अज्जा ऐसे होते हैं जो एलर्जी कर सकते हैं, जिसमें सर फहरिस्त मूंगफली है जिसको नट कहते हैं। इसके अलावा अखरोट, बादाम, चलगोज़ा, ये वो चीज़ें हैं कई लोगों में इन्हीं अज्जा से एलर्जी हो जाती है। खाने की चीज़ें में शेलफिश ऐसी है, पाकिस्तान में तो कम इस्तेमाल होती है, बहरहाल इसके एलर्जी होती है। इसके अलावा खाने के अलावा जो घरों के अंदर डस्ट माइट है वो होती है जो अस्थमा के पेशेंट्स को तंग करती है, या हवा में मौजूद पॉलन्स होते हैं जो कि एलर्जी का बायस बनते हैं। अब यहाँ पे एक और जो क्वेश्चन किया जाता है वो ये है कि अगर हम वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, फिर इसमें वक्फा ले जाए, ब्रेक आ जाए और कुछ अर्से बाद दोबारा स्टार्ट करें, तो क्या फिर ज़ीरो से स्टार्ट होता है या वहीं से ही हमने बात को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो याद रखिए ये एक मुसलसल चलने वाले अमल का नाम है। अगर इसके अंदर कोई ब्रेक आ जाता है तो हम तकरीबन ज़ीरो पे खड़े हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जिन मरीज़ों के अंदर डिसेंसिटाइजेशन या इम्यून ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है उनके लिए ज़रूरी है कि फिर वो अपने इंजेक्शन के ट्रीटमेंट को जारी रखें, उसमें ब्रेक ना आने दें, क्योंकि ब्रेक आएगी तो वो सारे का सारा सिस्टम दोबारा जो है ना नीचे की तरफ आ जाएगा, ज़ीरो की तरफ आ जाएगा और दोबारा फिर उसी तरह स्टार्ट करना पड़ जाएगा या करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे एक और सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब ये तो हो गया इम्यून ट्रीटमेंट के फ़ायदे, इसके नुकसानात क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, और कब हमें इम्यून ट्रीटमेंट अगर शुरू कर लिया है और उसके साइड इफ़ेक्ट आ गए तो बंद कर देने की ज़रूरत है। तो याद रखिए जिस तरह हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट हैं, इम्यून ट्रीटमेंट के भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सबसे जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है वो लोकल उस जगह का प्रॉब्लम होता है कि जहाँ इंजेक्शन लगता है वो जगह रेड हो जाती है, सुर्ख हो जाती है, सख्त हो जाती है, गर्म हो जाती है, हार्ड हो जाती है। ये लोकल रिएक्शंस हैं। और इसके अलावा जनरल बॉडी पे जो रिएक्शन होते हैं उसके बाद बुखार हो जाना, फ्लू लाइक प्रॉब्लम्स का आ जाना, या जो पहले से एलर्जी है बास का शुरू के दिनों में वो तेज होती है। हम जिसे कह सकते हैं कि अंदर की एलर्जी बाहर आती है। एक दफ़ा जब अंदर की एलर्जी बाहर आती है तो फिर उससे एलर्जी के अलामात में ज़रा तेज़ी आ जाती है, बाद में फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। तो ये हो गए जनरल रिएक्शंस।
रेयर रिएक्शंस ये होते हैं कि किसी किसी मरीज को जब एलर्जी का ट्रीटमेंट करते हैं, उसका जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसकी वजह से उसके अंदर बड़े शदीद साइड इफेक्ट होने का डर होता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। उसमें जिस्म की रंगत लाल हो जाती है, सांस बंद होना शुरू हो जाता है और वगैरह वगैरह इस तरह के मसाइल आते हैं। और ये आमतौर पे शुरू के जो पहली 2-3 डोजें होती है ना, उसी के दौरान ये मसला पेश आता है। और यही वजह है कि पहले जो इंजेक्शन ट्रीटमेंट की जो डोजें होती हैं वो हमेशा डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी और इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट में ही लगाई जाती हैं। उसके बाद जब मरीज़ को उसके साथ सूट करना शुरू कर देती है दवाई, साइड इफ़ेक्ट नहीं आते, तो फिर वो दवाई या इंजेक्शंस घर पे भी जारी रहते हैं और चलते रहते हैं साथ। तो जनाब ये था हमारा इम्यून ट्रीटमेंट। और यहाँ पे बल्कि मैं आपको बताता चलूँ कि जो मैं जब से पल्मोनोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इम्यून ट्रीटमेंट के किन मरीजों के कितने मरीजों से मैं मिला हूँ और किन में रिस्पॉन्स आया किन में नहीं आया, तो मैं बताता चलूँ कि ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको नेज़ल एलर्जीज बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने इम्यून ट्रीटमेंट लिया, इस्लामाबाद से इलाज कराया और उनकी एलर्जी बिल्कुल ख़त्म होगी। ऐसे लोग मौजूद हैं, मैं उनसे वाकिफ़ हूँ। और ऐसे मरीज़ भी मौजूद हैं जिन्होंने इलाज शुरू किया लेकिन उन्होंने फ़ायदा नहीं हुआ और उन्होंने छोड़ दिया। जब मैंने तहकीक में गया, उनसे बारीकी में पूछा, तो उन्होंने खुद इस बात को तस्लीम किया कि वो इंजेक्शन ट्रीटमेंट में रेगुलर नहीं थे, क्योंकि इस्लामाबाद जाना आना, आने जाने का खर्चा, आने जाने के लिए वक्त चाहिए, फिर ये लंबा इलाज है, तो उन्होंने इलाज को जारी नहीं रखा, उसमें वक्फे वक्फे आते थे जिसकी वजह से इम्यून ट्रीटमेंट से उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ। और इसके साथ ऐसे मरीज भी मौजूद हैं जिन्होंने इम्यून ट्रीटमेंट स्टार्ट किया लेकिन उनके अंदर साइड इफेक्ट ज़्यादा आ गए और साइड इफेक्ट की बुनियाद पर उनको ये ट्रीटमेंट ख़त्म करना पड़ा। ये आमतौर पे वो लोग होते हैं जिनको नेज़ल एलर्जी तो है लेकिन उसके साथ साथ सांस का प्रॉब्लम भी होता है, एस्थमा भी हो चुका होता है। तो जब ये लोग इम्यून ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो इनके अंदर फिर ये प्रॉब्लम पेश आती है कि इनका नेज़ल एलर्जी का अमल तो बेहतर होता है लेकिन सांस की एलर्जी का अमल जो है ना तेज़ हो जाता है, जिससे उनका सांस खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये लोग अमूमन वो होते हैं जिनको अगर पहले से ही एलर्जी के साथ साथ सांस का मसला भी है तो उन्हें डीसेंसिटाइजेशन का जो ट्रीटमेंट है वो नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये अगर वो इंजेक्शन ट्रीटमेंट लेते हैं तो इस इंजेक्शन ट्रीटमेंट के लेने की वजह से उनकी जो बीमारी सांस वाली है वो ख़राब होने का खदशा होता है और उसमें मसाइल आने का डर होता है। तो उन लोगों को ये ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। लीजिए, इस दौरान अब तक आपके कुछ सवालात हों तो आप उस तरफ आ जाते हैं। कुछ कमेंट्स आए हुए हैं, उनको पढ़ के फिर मैं उनका आंसर देने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। और इस याद दहानी के साथ कि नवंबर का महीना एंड पे है, नमूनिया इन और फ्लू की वैक्सीन मार्केट में मौजूद है, तो आप लोगों को अपनी वैक्सीनेशन का अमल करा लेना चाहिए। इसके साथ अगर किसी को सांस का प्रॉब्लम है या एलर्जीज का इशू है और वो इस हवाले से मुशावरत करना चाहते हो तो वो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। बल्कि एक और बात मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि इंशाल्लाह इस रवा हफ्ते से हम पाकिस्तान भर के लिए जो है वो फारूकी चेस्ट एंड लंग हेल्थ केयर फोरम का आगाज़ कर रहे हैं। ये भी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे मुश्तमिल होगा, जहां आने वाले जितने भी पाकिस्तान से वाबस्ता, पाकिस्तान में रहने वाले या बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो अपने सांस के मुतल्लिका सवालात पूछ सकते हैं। सांस के मुतल्लिका जो उनका इलाज चल रहा है उसके ऊपर रहनुमाई ले सकते हैं, सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं और ये तमाम की तमाम सर्विसेज जो है ना बिला मुआवजा या फ्री होंगी। तो इंशाल्लाह जल्द ही इसके बारे में बाज़ाब्ता आपको इतला भी कर दी जाएगी और उसके लिए हफ्ते में एक दिन और बाकायदा टाइम भी मुख्तस किया जाएगा जिसमें आप लोग कॉल्स करके अपनी प्रॉब्लम के बारे में मशवरा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस स्टेप की तरफ हम जा रहे हैं। फारूकी चेस्ट एंड लंग हेल्थ केयर फोरम ऑल ओवर द पाकिस्तान एंड ओवरसीज पाकिस्तानी, ये इन सब के लिए बिला मुआवजा, ताकि हर शख्स जो बड़े शहरों में है, छोटे शहरों में है या गांव देहात में है, दूर दराज में है या बैरून मुल्क है, तो वो जहाँ कहीं भी उससे जिस भी तरह की सांस के प्रॉब्लम्स आ रहे हो वो हमसे मुशावरत कर सके और हमसे रहनुमाई ले सके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस जो अभी तक आए हैं उनके बारे में आपको मैं आगाही देता हूँ। जी राव आदिल कह रहे हैं जी कि ये इस्लामाबाद के अलावा लाहौर में भी इलाज हो रहा है। जी हाँ, लाहौर में भी कुछ जगह हैं जो प्राइवेट तौर पे एलर्जी ट्रीटमेंट जो है ना वो ऑफर कर रही हैं, जबकि मेरे पास जो पेशेंट्स का जो फीडबैक मौजूद है वो उन्हीं का है जो इस्लामाबाद से जिन्होंने इलाज कराया है। मोहम्मद एहसन अली कह रहे हैं कि सलाम सर, वालेकुम सलाम। अगस्त में मुझे कोविड हुआ था,
घर में ही रहा मैंने, रिकवरी हो गई, सेंस ऑफ स्मेल चला गया था, देन वापस भी आ गया और अब पर ऑस्मिया का इशू हो गया है और टंग भी वाइट है कुछ डेज से। अच्छा, फिर ये कोविड के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। यार कोविड तो गुजर गया, या पोस्ट कोविड या आफ्टर कोविड जो मामलात है शायद ये वही लग रही हैं। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप हमारा अभी इंशाल्लाह इसकी कैप्शन के अंदर भी वो आपको मिल जाएगा। वैसे तो अभी आप चूँकि कोविड की बात करें तो हमारे पहले से व्हाट्सएप के ग्रुप मौजूद हैं जो कोविड के ऊपर जो है ना एक्टिव इन्फॉर्मेशन फराहम करते हैं। पोस्ट कोविड जो कोविड से रिकवर कर गए हैं उनके मसाइल के लिए अलग फोरम मौजूद है। कोविड और प्रेगनेंसी के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है जहाँ पे आप अपनी जो है ना मशवरा, अपनी प्रॉब्लम का इजहार कर सकते हैं और मशवरा ले सकते हैं। तो आप इस बात का जवाब वहाँ ले लीजिएगा। आज का सेशन हमारा इम्यून थेरेपी भी है, तो इम्यून थेरेपी के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो, आप में वो लोग जो अभी वीडियो देख रहे हैं या जो लोग वीडियो बाद में देखेंगे, किसी के पास किसी के ज़हन में भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ सवाल हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर्स भी मौजूद हैं, हमारे वो फोरम मौजूद हैं जहाँ पे आप अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।